8th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का लेकर के आया आपके पास में, और मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है रूलिंग द काउंटी साइड। ठीक है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र थे उनकी तरफ शासन चलाने का जो सिस्टम था उसको लेकर के। ठीक, तो आज क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने धीरे धीरे करके एक व्यापारिक कंपनी से अपने आप को एक शासन के रूप में बदलना शुरू कर दिया था। बंगाल के नवाब को बदला उन्होंने, प्लासी की वॉर हुई, बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद चेंजेस होना शुरू हुआ, किस तरह से धीरे धीरे करके कुछ सिद्धांतों कुछ नीतियों के थ्रू उन्होंने शासन को हड़पना शुरू कर दिया था। ये सब पीरियड चल रहा था। उसी ड्यूरेशन पे कुछ गवर्नर जनरल आए थे, जैसे वॉरेन हेस्टिंग हो गया, आपके लॉर्ड क्लाइव हो गया, मुनरो हो गए, ये कुछ ऐसे लीडर आए जिन्होंने रेवेन्यू सिस्टम में, लैंड सेल सिस्टम में कुछ बदलाव करने की कोशिश की। 17 अगर हम देखने की कोशिश करें 63 के आसपास, 1763 के आसपास जो सिनेरियो था उस समय 1763 से लेकर के जो सिनेरियो था वो धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ चल रहा था रूरल फॉर्मेशन में। किसमें? रूरल फॉर्मेशन में चलने में लगा हुआ था, रूलिंग कंपनी के रूप में बनने में लगी हुई थी। वही 1765 में कंपनी पूरी तरह से शासन में आ चुकी थी। अगस्त 12 1965 को कंपनी पूरी तरह से शासन के रूप में आने लगी थी। अब केवल कंपनी व्यापारिक कंपनी से दीवानी कंपनी के रूप में बदल रही थी। अब यहाँ पे उन्होंने धीरे धीरे व्यापार के ऊपर अपना एकाधिकार करना शुरू कर दिया था। अगर हम देखते हैं कि अगर आपने अपनी बुक का पेज नंबर 1 देखा होगा जहाँ पे चैप्टर दिया हुआ चैप्टर नंबर 3, तो एक पिक्चर दे रखी है आपके पास में। उस पिक्चर के अंदर हमें बता रखा है कि किस तरह से एक मुट्ठी भर जो सैनिक थे उन्होंने मिल करके, मुट्ठी भर थे, उन्होंने मिल करके चर्च के सामने किस तरह से कुछ पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर करा करके दीवानी का अधिकार अपने पास ले लिया। ठीक है, तो 12 अगस्त को ये सिचुएशन हो चुकी थी 1765 में कि किस तरह से शासन को अपने हाथ में लेना शुरू करने लग गए थे। अब यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में घटना घट चुकी थी। उन्होंने अपने शासन में इस तरह का परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके परिस्थिति बदलती चली गई, कुछ और नए सिनेरियो आने लगे, कुछ और नए सिस्टम आने लगे, जिन्होंने धीरे धीरे करके क्रमबद्ध तरीके सिस्टमेटिक ढंग से एक नया रूप रख लिया था। और उसी से यहाँ पे जो सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलप होके आया। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम के अंदर पहला दिया हुआ था परमानेंट सेटल सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, जो आपके क्लाइव थे गवर्नर, उन्होंने क्या किया सिस्टम को लेकर लैंड, क्योंकि बहुत धीरे धीरे करके जो भूमि में सुधार नहीं हो रहा था, नील की खेती का फसलें कम हो रही थी और उनको आय इनकम नहीं हो पा रही थी, जो इनकम थी वो नहीं हो पा रही थी। सो दे हैव डिसाइडेड कि परमानेंट सेटल सिस्टम को लेकर, परमानेंट सेटल सिस्टम डील विद द जमींदार्स, डायरेक्टली दे हैव डील टू द जमींदार्स, दे हैव गिवन द राइट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द जमींदार्स। उन्होंने क्या किया, सीधा जमींदारों को इसका अधिकार दे दिया। कितने साल के? परमानेंट सेटल सिस्टम जो होता था वो 5 इयर्स के लिए होता था। किसी भी जमींदार को 5 साल के लिए जमीन दे दी जाती है लीज पर। देन दे हैव कलेक्टेड द टैक्सेस ऑफ देयर लैंड, जो भी उसका टैक्स होता है दे हैव कलेक्टेड बाय द जमींदार, जमींदार कलेक्टेड टैक्स एंड सबमिटेड टू द कंपनी हेडक्वार्टर। वो जाकर के कंपनी हेडक्वार्टर में उसको सबमिट करने का काम कर रहा था। तो परमानेंट सेटल सिस्टम डायरेक्ट डील हो रहा था जमींदार के साथ में। दूसरा, इस सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली टैक्स करने की परमिशन होती थी जमींदार जमींदार जाकर के टैक्स की डेट पे पर्टिकुलर डे जाकर सबमिट करना। बट दे गेट फेल, परमानेंट सेटल सिस्टम भी धीरे धीरे फेल होने लगा। क्यों? लोडेड होने लगा, डिमांड्स बढ़ने लग गई, रेवेन्यू सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा चीजें लेके आए। बट पहले वी हैव अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परमानेंट सेटल सिस्टम। पर कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं, क्या दी हुई कैरेक्टरिस्टिक, और फिर उसके बाद परमानेंट सेटल सिस्टम की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है परमानेंट सेटल सिस्टम कनेक्टेड विद द जमींदार्स टू द कंपनी। कंपनी और जमींदार के बीच जो दूरी से उसको कंट्रोल करके रखा गया। इसमें कंपनी डायरेक्ट किसानों से बात नहीं करी, फार्मर्स के साथ बात नहीं करती थी वो। पर इसमें क्या था कि जो रेवेन्यू सिस्टम था उसमें टैक्स लेने का सिस्टम था, उसका कैटेगराइजेशन कर रखा था लैंड का। जो लैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल है दे आर टेकिंग हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस, बट जो लैंड दूसरी कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, जो कम उपजाऊ है, कुछ उससे कम टैक्स लिया जाएगा। एंड देन द मीडियन, कुछ ऐसे लैंड से जो क्या कर रहे थे, इस तरह के एक्टिविटी में लगे हुए थे, कुछ उससे फॉरेन टैक्स। तो दे 3 स्टेजेस में दे हैव
हैड डिवाइडेड एंड टेकिंग द टैक्सेस ऑफ डिफरेंट वेरिएशन, और उन टैक्सेस को कलेक्ट करके दे हैड गिविंग द चार्जेस ऑफ द मनी। इसमें डायरेक्टली सोचे हुए, बट दे कैन फेल बिकॉज द प्रेशर ऑफ द जमींदार, on the basis of taxes the जमींदार have been pressurized and they have declined from the tax revenue system। और धीरे धीरे करके परमानेंट सर्विस, क्योंकि धीरे धीरे लैंड रेवेन्यू में चेंजेस हो गए, पैटर्न में फॉर्मेशन नहीं हो पा रही थी, कोई नई चीजें नहीं आ रही थी, रस नहीं हो रहा था, इसके कारण धीरे धीरे परमानेंट सर्विस सिस्टम क्या हो गया था, फेल। उसके बाद रेतवाड़ी सिस्टम आया, ठीक है। रेतवाड़ी सिस्टम कहीं ना कहीं जो सिस्टम था बहुत बेहतरीन ढंग से काम करना था रेतवाड़ी में, क्योंकि मुनरो के टाइम पीरियड का दिया हुआ है, और मुनरो सिद्धांत जो आपके पास दिया हुआ है, मुनरो व्यवस्था, मुनरो जो सेटलमेंट सिस्टम है उसके थ्रू क्या था, इसमें मुनरो ही इस जो उसमें गवर्नर थे उन्होंने सिस्टम लेके आया। उन्होंने क्या किया, रेतवाड़ी के अंदर लैंड को एक सिस्टम के थ्रू डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि किस तरह से इसको बांट दिया जाए दक्षिण भारत के अंदर, कि ये जमींदारों को जो परंपरा चली आ रही है वो टूट जाए। अब इसको क्या करें, धीरे धीरे ये डायरेक्टली क्या होगा, किसानों से जुड़ती चली जाएगी, और किसान क्या करेंगे, इसके ऊपर काम करना शुरू करने लगेंगे। उनकी सारी चीजें जो होती थी वो सर्वेक्षण किया गया, लैंड का सर्वेक्षण करके उसका अनुमान निकाला, सर्वे करके उसका अनुमान निकाला गया फर्टिलिटी को लेकर के, और तब उसके टैक्सेस को डिवाइड किया। तो रेतवाड़ी में डायरेक्टली क्या हो, लेकिन अप्रोचेस विद द फार्मर्स, धीरे धीरे करके फार्मर्स से अप्रोच होते गए। ये साउथ के अंदर, दक्षिण साउथ में इस पोर्शन को, साउथ इंडिया के अंदर इस पोर्शन को किया जा रहा था, साउथ इंडिया के अंदर इस पोर्शन को किया जा रहा था, और मेनली क्या था, डायरेक्टली सर्वे के थ्रू किया जा रहा था। सर्वे किया हुआ था लैंड का, उसके अकॉर्डिंग डिवाइडिंग किया हुआ था, और रेवेन्यू लेने का, टैक्स लेने का काम उसी के थ्रू किया जाता था। और ये बहुत सक्सेसफुल भी हो रहा था बहुत तेजी, क्योंकि हर किसान के ऊपर एक सिस्टम था बना हुआ, उसकी लैंड को लेकर के, उसकी उपजाऊपन को लेकर के, और डायरेक्टली डील कर रहे थे। बहुत परंपरागत तरीके से रेतवाड़ी सिस्टम राइज करता चला गया, ठीक है, और इसको भली भांति बनाया। पर कुछ ना कुछ समस्या हर किस्म थी। धीरे धीरे करके जो राजस्व व्यवस्था अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, घूस खाना शुरू करने लगे। वो धीरे धीरे करके भ्रष्टाचार होने लगा, लालच बढ़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, कंपनी जो चाहती थी उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं निकल रहा था, उन्होंने प्रेशर डेवलप करने लगे, और धीरे धीरे करके ये भी सिस्टम फेल हो रहा था। उसी तरह दूसरा सिस्टम चल रहा था जो मिडिल के अंदर, वो था मालवाड़ी सिस्टम, ठीक है। 1822 में सिस्टम को चलाया गया था। मालवाड़ी जो सिस्टम था आपका, वो ज्यादातर जो था ये उत्तर पश्चिमी प्रांत जो हमारे बंगाल से जुड़े हुए थे उन प्रांतों के अंतर्गत देखने को मिल रहा था, विशेष मिडिल इंडिया के अंदर ये देखने को मिल रहा था। स्थायी बंदोबस्त के साथ साथ इसका भी सिस्टम बनाया हुआ था एक तरीके से काम करने का। इसमें क्या था, जो अधिकार था वो केवल एक समूह के रूप में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा एक ग्रुप बना दिया, गांव के ग्रामीण क्षेत्रों का एक लीडर चुन लिया, प्रमुख आदमी होगा जो गांव का कलेक्शन करने का काम करेगा टैक्स को, और वो लेकर के रिसीव करेगा टैक्स, और जाकर के देगा किसको, फार्मर्स लेकर के जाएंगे और कंपनी सरकार को देंगे। इसमें क्या था, एक सिस्टम के तहत काम हो रहा था, और बिल्कुल सिस्टमेटिकली ढंग से काम करता है। उसमें क्या था, एक गांव प्रांत को जो था, उसको गांव को समूह को रखा जाता है मालवाड़ी के अंदर, और मालवाड़ी जो सिस्टम था बहुत बेहतर ढंग से काम करता, क्योंकि गांव का कलेक्टर का काम था गांव गांव जाना, कलेक्शन करना, सॉइल की जांच करना, ठीक है, जमीन की जांच करना, उसके थ्रू लेकर के आना। और इस सिस्टम में क्या था, समय समय पर इसमें संशोधन की गुंजाइश भी रखी गई थी, संशोधन किया जाए, राजस्व इकट्ठा करके कंपनी उसको लेके जिम्मा लेकर के जाती थी, और इसका जिम्मा जमींदार के बजाय जो होता था हेड ऑफ द विलेज, जो हेड ऑफ द विलेज होता है उसको दिया था, हेड ऑफ द विलेज, जो भी हेड ऑफ द विलेज होते थे वो कलेक्ट करने का काम करते थे। दीज आर थ्री revenue system of company have divided the 3 revenue system, मालवाड़ी, रेतवाड़ी और परमानेंट। इन 3 सिस्टम के थ्रू रेवेन्यू को डिवाइड किया गया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कंपनी ने, और इसके ही अंतर्गत इसी के इसमें बैलेंसिंग में सिस्टमैटिक ढंग से इनको चलाया जा रहा था। बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा था सिस्टम के अंदर, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लिया जा रहा था, बट धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच जैसे बढ़ता रहा, कंपनी की दिवानी सिस्टम बदलते चले गए, अलग अलग गवर्नर जनरल आए, उनके रूल रेगुलेशंस को लेकर के, बीच में जो गुंजाइश थी जहाँ पे सुधार की जरूरत थी वो नहीं हो पाए टाइम टू टाइम, ठीक है, फार्मर्स की बातों को नहीं समझ पाए, तो ये प्रॉपर चैनलाइज वे में नहीं चल पाया। जब प्रॉपर चैनलाइज वे में तो दे गेट फेल, ये रेवेन्यू सिस्टम धीरे धीरे फेल होते जाएंगे। पर कहीं ना कहीं उन्होंने लैंड को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेके एक नया रिफॉर्म पैटर्न किया, बहुत तरीके से कहीं कहीं सुधार भी आया, कहीं कहीं बहुत डाउन
एग्रीकल्चर क्रॉप ही बढ़ने लगा। तो ये जो सिस्टम का था मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया, आप इसको नोट डाउन कर लें, देख लें सिस्टम को डेट्स के अकॉर्डिंग तो क्या है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेने की कोशिश करते हैं, कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो दिया हुआ है वो है आपके पास में क्रॉप्स ऑफ यूरोप। यूरोप के अंदर कुछ क्रॉप्स को ज्यादा मोटिवेटेड किया जाता है। यूरोपियन कंट्री जो कंपनी आई थी वो कुछ क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप थी इंडिको, नील की खेती के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा था, बहुत फोर्स किया था। देन दे हैव कल्टीवेटेड कॉटन, जूट, सुगर केन, टी, राइस, वीट, उनको भी प्रमोट करने में लगे हुए थे। सब एरिया दे गेट कल्टीवेटेड फॉर कॉटन महाराष्ट्र के अंदर, जूट आपका बंगाल के अंदर, सुगन के उत्तर प्रदेश हो गया, टी असम हो गया, राइस हो गया आपको वेस्ट बंगाल वाले एरिया में, एंड देन द वीट पंजाब हरियाणा कुछ एरिया के अंदर दे कैन कल्टीवेटेड द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। इनको लेने में लगे थे बिकॉज दे हैव कलेक्टिंग एंड देन एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज, और इससे इनकम कमाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे ज्यादा डिमांडेबल जो था वो इंडिगो की एग्रीकल्चर थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी इंडिया के बाहर पे, क्योंकि बहुत वो था, क्योंकि कल्टीवेटेड एरिया बहुत ज्यादा था, फर्टिलाइज्ड एरिया था। दे हैड लार्ज नंबर ऑफ एरिया कल्टीवेटेड इन पंजाब हरियाणा एंड अदर स्टेट्स, दे हैड कल्टीवेटेड स्पेशली इंडिगो एग्रीकल्चर, और इस पे बहुत ज्यादा फोकस, और उसकी डिमांड वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा हो रही थी धीरे धीरे करके, क्योंकि जो कंडीशन हमारे पास ट्रॉपिकल एरिया के अंदर है, और जो इंडिया का आप देखेंगे ये सब ट्रॉपिकल एरिया हमारे पास में देखने को मिलता है, जहाँ इंडियन एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और ट्रॉपिकल होने के कारण इसकी एग्रीकल्चर जो होती है इंडिका की बहुत ज्यादा बेहतर क्वालिटी की होने में लगी हुई थी। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा रंगाई कलरिंग का जो काम किया जा रहा था कॉटन क्लोथ्स को, वो इंडिको से किया जा रहा था। और इंडिया की जो इंडिको जो कलर था, जो नील थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसका कलर बहुत बढ़िया आ रहा था, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी। उसी इसके अगेंस्ट कॉटन, इंडिया का जो कॉटन प्रोडक्शन था वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने में लगा हुआ था, और बहुत ज्यादा अमाउंट पे इसकी स्पेशली कुछ कलर जैसे बैंगनी कलर आपके पास दिया हुआ था और ब्लू कलर हो गया, दोनों कलर्स को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किया जा रहा था और सप्लाई करने का काम हो रहा था। स्पेशली कुछ एरियाज को डेवलप किया गया था इसी के लिए। इसमें क्या था, पौधे को एक विशेष प्रकार की कंडीशन पे प्रिवेंट किया जाता था जर्मनी और ब्रिटेन कंट्रीज के अंदर, और सबसे ज्यादा उसको बिल्कुल करते हैं। ये जो सिस्टम था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इससे कहीं ना कहीं दीज कनेक्टेड थे, और इनमें एग्रीकल्चर लगातार किया जा रहा था। स्पेशली बगान एग्रीकल्चर को जो असम के कुछ पार्ट्स में किया जा रहा था, वहां पे टी जो ट्रांसप्लांट कर रखा था उसमें बगान के कुछ मजदूरों को लाया जाता दासों को, और वो लोग वहां रह करके जो कलेक्शन करने का काम है। स्पेशली गर्ल्स होती थी और बॉयज छोटे छोटे होते थे जिनके हाथ सॉफ्ट होते थे, जिनको लीव्स को तोड़ने के लिए उनको रखा जा रहा था इसमें, और डिमांडेबल भी थी, इनकी भी बाहर सप्लाई होने में लगे हुए थे। ठीक है, तो स्पेशली इंडिगो, टी हो गया, कॉटन, इन तीन की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही थी और कल्टीवेटेड किया जा रहा था ह्यूज अमाउंट पे। दी फार्मर्स भी टेकिंग द पेन और फेस कर रहे थे। यहाँ पे एक चीज था कि डिमांड क्यों थी, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। स्पेशली द रीजन कि हाई अमाउंट ऑफ इंडिगो सप्लाई फ्रॉम द इंडिया। कलर्स का इंपॉर्टेंट दिया हुआ था, पर्पल कलर आपके पास दिया हुआ है, एंड देन ब्लू, दो इंपॉर्टेंट कलर्स, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड हो रही थी। दूसरा, इंडिया ट्रॉपिकल एरिया के अंदर इसके पास फर्टिलाइजर एरिया बहुत है, कल्टीवेटेड एरिया बहुत ज्यादा है और बहुत बेहतर क्वालिटी में होने में लगा था। पर डिक्लाइन धीरे धीरे होता है इंडिगो के एग्रीकल्चर, जिस एरिया के अंदर हम एग्रीकल्चर करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है और स्पेशली प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए धीरे धीरे करके इसमें डाउनफॉल होना कल्टीवेटेड एरिया। प्रेशर ऑफ द टैक्सेस इंक्रीज हुआ, जो मैंने आपको परमानेंट सेटल सिस्टम के फेलिंग में क्लेरिफाई किया हुआ है। 18th सेंचुरी के में देखोगे 1783 से लेकर के 1789 के बीच में बहुत ज्यादा नील की सप्लाई होने लगी और कई कंट्रीज को उन्होंने पीछे कर दिया। ठीक है, इंडिगो स्टार्टिंग जो पीरियड किया गया था दो तरीकों से होता था, एक निज और एक रेसी। ठीक है, दो तरीकों से इंडिगो के एग्रीकल्चर को किया जा रहा है। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। निज दिया हुआ है और रॉसी दे रखा है आपके पास में। There are two type of patterns we have using for the indigo agriculture. दो तरीके से हम इंडिगो की एग्रीकल्चर को कर रहे थे। यहाँ पे था सिस्टम ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन, दो तरीके से एग्रीकल्चर किया जा रहा था, एक या निज और एक रेती। दो सिस्टम के थ्रू इस एग्रीकल्चर को किया जा रहा था। निज जो होता था, इसमें क्या होता था, बगान का जो मालिक होता था वो खुद इस एग्रीकल्चर को करने का
काम करता था, ठीक है। वो अपना क्या कर रहा है, खुद जा करके एग्रीकल्चर एरिया के अंदर नील की खेती करने का काम करता था। और रेती के अंदर क्या होता था, जमींदार से भाड़े में जमीन लेकर के उसके ऊपर एग्रीकल्चर की जाती थी। क्लियर हो रहा है? फिर समझिए एक बार, नीच के अंदर सेल्फ जो होता था, खुद जाकर के जो बगान का मजदूर खुद जाकर मास्टर जो उसका मास्टर होता था वो खुद कल्टीवेटेड करता था। बट इन द रेती वो क्या करता था, रेंट पे जमीन को लेकर के एंड दे उसको लिया उसने, और देन दे हैव कल्टीवेटेड द इंडिगो। उस तरह से वो करने का लीज का जो सिस्टम था वो बना हुआ था, लीज कर लेते थे, दे कैन कल्टीवेटेड, उसमें क्या था अपने सेल्फ। तो ये दो तरीके से बस प्रॉब्लम्स आ रही थी इनके अंदर कि जो निज वाले में दिया हुआ था उसमें धीरे धीरे करके जमीनें क्या और क्षेत्रफल कम हो जा रहा था, और खेती करते करते बहुत ज्यादा होने के बाद बड़े बड़े एरिया के अंदर की जा रही थी। इसके आसपास फैक्ट्रीज बनती जा रही थी और मजदूरों का जो इंतजाम करना बड़ा आसान नहीं था, ठीक है। और बगान भी बहुत सारे मजदूर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते थे, ठीक है। बट इसमें क्या, रेती जो था इस सिस्टम के अंदर बगान का मजदूर सट्टे पे ले लेता था, अगर समझौता करा तो काम करते रहे, जब उसको लगा ब्याज नकद रूप में नहीं मिल रहा है तो लैंड छोड़। इसमें क्या होता है, जमींदार को खुद ही प्रोडक्शन करना पड़ता था, समस्याओं सामने। रेती के अंदर क्या था, जमींदार से लैंड लिया, अगर कल्टीवेटेड कर रहा है तो बेस्ट, नहीं कर रहा तो देखिए लेफ्ट द एरिया। ये भी एक समस्या उत्पन्न हो रही थी जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही थी। और इस सिस्टम के थ्रू एग्रीकल्चर को अडॉप्टेड किया हुआ था, बहुत ज्यादा फेसेस करने पड़ रहे थे। तो ये कुछ जो पार्ट से इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बताया, इसके थ्रू कल्टीवेशन किया जाता है इंडिगो का। मैंने बताया आपको मेन जो फोकस था वो हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर था, किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाएं, क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और बेनिफिट्स को अपने फेवर मिले। तो क्लास 8 का जो चैप्टर दिया हुआ है इसमें मेन जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। बाद में रिवोल्ट हुआ, इंडिगो रिवोल्ट, नील की क्रांति के नाम से जाना जाता है, विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसमें भी इसी तरह से किया गया, जो प्रॉब्लम्स थी उसको फेस करा गया और इसके अगेंस्ट किया गया, जिससे जो टैक्सेस थे या बगाने वाले मजदूर से उनसे वो मिले, मुक्ति मिले, और जो हाई अमाउंट टैक्सेस लगाया जा रहा था इसकी कल्टीवेशन एरिया के अंदर उससे मुक्ति मिले। तो कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, ठीक है। और कई बच्चे कह रहे वॉइस को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करूंगा, ठीक है। जो अनवाइज वॉइसेस आती है उसको मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको कुछ भी होता है मैं नोट्स अवेलेबल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस नीचे लाइक करें, कमेंट किया करें। थैंक यू।